हाय एवरीवन, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसमें करेंगे हम लोग इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स। जो 7वीं नंबर की यूनिट है, 7th यूनिट जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ये इसमें जो इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स हैं वो सारे मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखो, इसके अंदर ना 3 चैप्टर्स हैं। वो 3 चैप्टर्स क्या क्या हैं? 5th चैप्टर, 6th एंड 7th। 5th नंबर पे है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें कोई डायग्राम नहीं है, सिर्फ टेबल्स वगैरह बनी हुई है। अगर आप लोग बोलोगे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस की टेबल्स वगैरह मैं कराऊं तो वो मैं करा दूंगी, ठीक है। इसके बाद में है आप लोगों का 6th, बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और उसके बाद में 7th है इवोल्यूशन, उसमें सिर्फ एक ही डायग्राम है। तो ये हम लोग आज कवर करने वाले हैं बेसिकली। तो ये दो जो है चैप्टर्स, इनके डायग्राम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 1st नंबर पे जो डायग्राम है, पूछा जाता है, पूछा गया था, अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ RNA। तो ध्यान से जो क्वेश्चन लिखा होता है ना, तो इसमें बोलेंगे ड्रो अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ RNA, या फिर आप लोगों को ये नीचे दे दिया जाएगा, इसमें पूछा जाएगा कि A क्या है, B क्या है। इसमें ये फॉस्फेट हटा देंगे और इसमें से ये A हटा देंगे। पूछेंगे ये A जो है ये क्या है, B है, ये क्या है, आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे हैं, मिलके बनेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, किसकी? RNA की। अब न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। जो ये वर्ड लिखा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर जानना तो बहुत ज़रूरी है ना सबसे पहले हम लोगों को। तो इसमें आ जाएगा फॉस्फेट ग्रुप प्लस में पेंटोज शुगर प्लस में नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। ये 3 जो है इनसे मिलके बनता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड की चेन इन तीनों से मिलके बनती है। अब इस डायग्राम में अगर आप लोग देख पाओ तो ये देखो, फॉस्फेट जो है ये 5' एंड पे ये फॉस्फेट अटैच है। ये जो है ये पेंटोज शुगर का है, ये पेंटोज शुगर है। और ये नीचे क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस हैं, जैसे ATGC, ठीक है। तो क्लियर हुआ। अगर ये पूछा जाए कि लेबल करो इसको, ये क्या है, तो आप लोग बोलोगे पेंटोज शुगर है ये, ठीक है। और ये 3' हाइड्रोक्सिल पे ये OH है, OH है मतलब RNA का है ये, ठीक है। OH प्रेजेंट होता है। 3' हाइड्रोक्सिल सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट होता है ये 5' एंड है, ये 3' एंड है, ठीक है। इसमें ये सेकंड पोजीशन पे OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। समझ में आया? तो ये है RNA का। RNA का जहाँ पे आए ना तो डायग्राम में देख लेना कि OH अटैच होगा सेकंड पे, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इतना समझ में आया? फर्स्ट जो डायग्राम था वो तो बिल्कुल क्लियर हो चुका आप लोगों को, ठीक है। अब दूसरा डायग्राम है कि डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन तो पीछे पड़ा है, लेकिन यहाँ पे है डबल स्ट्रैंड। यहाँ तक तो था सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है। ये पूरा क्या है? ये सिंगल स्ट्रैंड का था, लेकिन डबल में क्या है? यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई है, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है? आपने पढ़ा होगा A डबल बॉन्ड T, ठीक है, लेकिन G ट्रिपल बॉन्ड C। जो G और ग्वानिन और साइटोसिन की बॉन्डिंग होती है उसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है। ट्रिपल बॉन्ड किसके हैं? ये है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। और वापस से फिर यही रिपीट हो जाएगा। ऊपर 5' था, यहाँ पे 3' था, तो नीचे क्या हो जाएगा? 3' और यहाँ पे 5', ठीक है। ये पोलैरिटी आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। तो डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का पूछा जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। आपको कंफ्यूज करने के लिए पता है क्या बोला जाएगा? देखो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। आपको कंफ्यूज करने के लिए एक तो ध्यान से पढ़ना है, लेकिन इस चीज़ को 3' एंड पे OH ना लगा के 5' पे लगा देंगे। हो सकता है कि MCQs में पूछ ले ये चीज़, ठीक है, कि एक पे ध्यान नहीं दिया लेकिन गलती से जो गलत वाला था वही टिक कराया आप लोग। ये गलती नहीं करनी। 3' एंड पे यहाँ पे ये सेकंड पोजीशन पे OH अटैच होगा। सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या है? जो ये बॉन्डिंग है ना, ये आप लोगों को याद रखनी है। A डबल बॉन्ड T, G डबल बॉन्ड C, ठीक है। अब तीसरी क्या कर देंगे? यहाँ पे 5' था तो हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे भी 5' 3' कर दे एक ऑप्शन में, और आपको लगे कि ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, जो ये पोलैरिटी है 5' है यहाँ पे 3' होगा, यहाँ पे 3' है तो यहाँ पे 5' होगा, ठीक है। ये था इसका डायग्राम, कंफ्यूज नहीं होना है। अब तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि सेंट्रल डोगमा क्या होता है, या फिर आप लोग डायग्राम ड्रॉ करके बताओ कि सेंट्रल डोगमा क्या होता है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है, बेसिकली जो DNA होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है DNA, वो RNA बनता है उससे,
ठीक है। जो डीएनए है उससे आरएनए बनेगा और आरएनए से बनेगा प्रोटीन। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। अभी इतना समझो, ठीक है। जब डीएनए से डीएनए बनता है, मतलब जो अब जैसे पेरेंटल है, पेरेंटल डीएनए है, अगर उससे बनेगा किसका, बेबी का डीएनए, ठीक है। या फिर आप बोल दो कि जो यंग जनरेशन है उसका डीएनए बनेगा, तो इसकी सेम कॉपी हो गई। यहाँ पे कॉपी किया डीएनए ने, और वो जो कॉपी करना होता है उसको बोल देते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। इसको बोल देते हैं रेप्लिकेशन होना। तो ये क्या करता है, यहाँ पे करता है ये रेप्लिकेट। रेप्लिकेशन समझ में आया, डीएनए से डीएनए बनना। लेकिन डीएनए से आरएनए बनने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन किसको बोलते हैं, जब डीएनए जो है आरएनए बना देता है, ठीक है। वैसे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए होता है, आप सबको पता है। लेकिन एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं, तो यहाँ पे भी है। जो आरएनए है उसके केस में क्या, जो वायरसेस है उसके केस में जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो आरएनए होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, बट इन केस ऑफ वायरसेस क्या होगा, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। अब जो वायरसेस का केस मैंने बताया है उसमें क्या होता है, उसमें होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जो आरएनए होता है ना उससे डीएनए बनता है। तो यहाँ पे ये दूसरी एक्सेप्शन आ गई। सबसे पहली एक्सेप्शन क्या थी कि जो वायरसेस होते हैं उनके केस में आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अब आरएनए से अगर डीएनए बन रहा है वायरसेस के केस में होता है तो वो हो जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है, जब आरएनए से बनता है प्रोटीन उसको बोल देते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। जब आरएनए से प्रोटीन बना, ट्रांसलेशन। तो यहीं पे अपना डाउट क्लियर करो। सबसे पहले तो डीएनए से डीएनए बना, दैट इज रेप्लिकेशन, कोई डाउट नहीं है। जब डीएनए से आरएनए बना तो ट्रांसक्रिप्शन। देखो ट्रांस तक तो बिल्कुल सेम ही है ना, अब आर आ गया तो मतलब यहाँ पे आरएनए बन रहा है, ठीक है। जहाँ पे ट्रांस के बाद में लेशन आ जाए तो मतलब वहाँ पे प्रोटीन बन रही है, ठीक है। तो आरएनए से प्रोटीन बनना इज नोन एज ट्रांसलेशन। एक्सेप्शन, आरएनए से डीएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज सेंट्रल डोगमा। ये दिया था फ्रांसिस क्रिक ने 1958 में। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते थे, ये किसने प्रपोज किया था इसको, फ्रांसिस क्रिक साहब ने किया था इसको, ठीक है, 1958 में इसको प्रपोज किया गया था। इसके बाद में तीसरा है न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर। या तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पे H1 हिस्टोन क्या है, मतलब इसको लेबल करो, ये नाम नहीं दिया जाएगा, इसको लेबल करो या इसको लेबल करो, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 8 जो यहाँ पे हिस्टोन मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे इनकी बाइंडिंग हो रखी है और यहाँ पे ये H1 हिस्टोन है। अब आपको पता है जो डीएनए होता है वो होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, सबको पता है। लेकिन जो ये हिस्टोन है ये होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज होगा और वो नेगेटिव है, तो ये क्या कर देगा, इसको कर देगा अब ये बाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंडिंग किससे हो जाएगी, हिस्टोन प्रोटीन से, ठीक है। इतना समझ में आया। तो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कोर ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, H2A, H2B, H3, H4, ये यहाँ पे कोर बनी हुई है, ठीक है। ऊपर 4 है, नीचे 4 है। इनको बाइंड करने वाला कौन है, H1 हिस्टोन प्रोटीन, और इसी को बोल देते हैं न्यूक्लियोसोम। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब ये कुछ ऐसे करके ये स्ट्रिंग है और ये इस पे बीड्स लगी हुई है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ना कुछ ऐसा दिखता है जब इसको खोल के देखते हैं, ठीक है। इसके बाद में है नेक्स्ट डायग्राम जो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का। एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ साथ साथ में कि इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। द हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, देखो होता क्या है ना, एनसीईआरटी की वीडियो आप लोगों ने देख ली है, इसकी जेनेटिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो भी देख ली आपने मेरे चैनल पे। अब क्या होता है, जब आप लोगों को एग्जाम होता है तो आप लोगों को ऐसे होता है कि एक बार फटाफट से जो यूनिट है उनके डायग्राम्स और मिल जाए, ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए लास्ट में कि हाँ ये डायग्राम में हम लोगों को ऐसे करना है, ठीक है। तो उसी के लिए ये वीडियो बनाई गई है। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट ने हर्शे और चेज ने क्या किया,
यहाँ पे इन्होंने क्या किया, देखो बैक्टीरियोफेज क्या होता है, जो वायरस इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को वो उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेजेस। तो क्या किया गया, एक उन्होंने कल्चर तैयार किया जिसमें रेडियो एक्टिव लेबलिंग की गई S35 से, मतलब सल्फर 35 से, ठीक है, और दूसरी लेबलिंग की गई फॉस्फोरस से, ठीक है। तो जो फॉस्फेट है यहाँ पे 32, फॉस्फोरस 32। इतना समझ में आया आप लोगों को, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब इसमें क्या करना है हम लोगों को, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन, ये 3 पार्ट हम लोगों को लिखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पेन थोड़ा सा स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जो फॉस्फोरस से रेडियो एक्टिव लेबलिंग की गई थी डीएनए की, वो एक चीज़ थी। दूसरी चीज़ क्या थी, यहाँ पे रेडियो एक्टिव लेबलिंग की गई है S35 से, तो P32 और S35 आप लोगों को लिखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद में जो पहला इन्फेक्शन था, पहले इन्फेक्ट कराया गया, उसके बाद में दूसरे में क्या किया गया, एजिटेटर की हेल्प से ब्लेंड किया गया। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे ये इसको ब्लेंडिंग हो रही है। अब ब्लेंडिंग होने के बाद में क्या किया है, सेंट्रीफ्यूगेशन किया। तो लास्ट में आप लोगों को क्या रिजल्ट लिखना है यहाँ पे, नो रेडियो एक्टिव, जो S35 डिटेक्ट किया गया सेल्स में, उसमें कुछ भी नहीं मिला, रेडियो एक्टिविटी दिखाई नहीं दी, लेकिन जो फॉस्फोरस 32 है उसमें दिखाई दी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो डीएनए है उसमें फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें इसी वजह से क्या है, जो रेडियो एक्टिविटी है वो इसके अंदर हम लोगों को डिटेक्ट हुई, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और पूछी जाएगी अगर आप लोगों से कि जो सुपरनेटेंट है उसमें रेडियो एक्टिविटी दिखेगी कि नहीं दिखेगी, तो आप लोगों को इसमें लिखना है कि उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखेगी, किसमें, सुपरनेटेंट में, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को लिखनी है। तो ये एक यहाँ पे आप लोगों का क्लियर हो गया। अब इसके बाद में मेरे को आप लोगों को एक चीज़ और बतानी थी कि यहाँ पे देखो, जो इन्फेक्शन वाला पॉइंट था ना, उसमें आप लोग क्या लिखोगे कि जो वायरस है जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को लिखना है कि यहाँ पे हम लोगों ने ई कोलाई बैक्टीरिया के यहाँ पे कल्चर तैयार किए थे, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप लोग लिखोगे, ठीक है। ई कोलाई का लिख देना, फर्स्ट नंबर पे इन्फेक्शन लिख देना स्टेज, सेकंड पे ब्लेंडिंग लिख देना, और थर्ड नंबर पे लिख देना सेंट्रीफ्यूगेशन। ये स्टेजेस आप लोगों को लिखनी है, इंपॉर्टेंट है। और ई कोलाई का तो तुम ध्यान से लिख देना, ठीक है। अब उसके बाद में है थर्ड नंबर पे, इसके बाद का जो डायग्राम है वो है मैसेल्सन एंड स्थेल्स एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर क्या किया गया, देखो इसके अंदर ना N15 आइसोटोप लिया गया और N14 लिया गया। जो N15 वाला वो है हैवी वाला, ठीक है, और ये वाला कौन सा है, लाइट वाला है। तो अब क्या किया, देखो ई कोलाई को यहाँ पे लिया और हम लोगों ने क्या किया, मतलब जो मैसेल्सन एंड स्थेल एक्सपेरिमेंट जो किया था, इन लोगों ने क्या किया, N15 जो हैवी वाला है उसके अंदर इसको ग्रो कर दिया, ठीक है। अब 20 मिनट्स के बाद में क्या किया गया, 20 मिनट्स के बाद में देखा गया कि फर्स्ट जनरेशन आई। फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, N15 और N14 दोनों का यहाँ पे है। N15 लिया था, उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया N14 के अंदर। तो जो फर्स्ट जनरेशन है उसके अंदर हम लोगों को इसमें मिक्स मिले, तो इसमें हम लोगों को रिकॉम्बिनेंट्स मिले, ठीक है। इसमें हम लोगों को रिकॉम्बिनेंट्स मिले। 40 मिनट्स के बाद में अगर हम लोगों ने देखा इसको, तो क्या मिला हम लोगों को, यहाँ पे हैवी वाले भी मिले, जो हैवी आइसोटोप था N15 वाला था वो भी मिले, और हम लोगों को लाइट वाला भी मिला, ठीक है। मतलब यहाँ पे हाइब्रिड मिला और यहाँ पे लाइट बैंड मिला, लाइट बैंड, ठीक है। हैवी आइसोटोप वाला भी मिला और हम लोगों को मिला लाइट बैंड भी। तो वापस से समझो इसको, बेसिकली आप लोगों को डायग्राम ऐसे ही ड्रॉ करना है। जो N15 वाला था उसको इनकॉर्पोरेट किया हमने N14 वाले में। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या मिला हम लोगों को, दोनों मिले, हाइब्रिड्स मिले, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट्स मिले। अब दूसरे में अगर 40 मिनट्स के बाद में देखा हमने कल्चर को उठा के, तो उसमें हम लोगों को क्या मिला, हाइब्रिड। जो ये दिख रहा है ना आप लोगों को, ये देखो, ये हाइब्रिड वाला है और ये लाइट बैंड है, लाइट बैंड और ये वाला हाइब्रिड बैंड, ठीक है। ये था मैसेल्सन एंड स्थेल्स एक्सपेरिमेंट। इसके बाद में है रेप्लिकेशन फॉक। जब रेप्लिकेशन होता है कोई पॉइंट पे,
तो वहाँ पे ये खुद अनवाइंड होना शुरू हो जाता है। जो डीएनए है, पहले तो डीएनए ऐसे होता है, लेकिन जहाँ पे रेप्लिकेशन होगा वो वहाँ पे खुलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पहले ऐसे था तो वो वहाँ पे फिर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला स्ट्रैंड अगर लीडिंग स्ट्रैंड है तो दूसरे वाला स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड होगा, ठीक है। और जो इसमें आपको ये याद रखना है कि जो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस होगा वो 5' to 3' एंड में होगा। जो डिसकॉन्टिन्यूस होगा वो कहाँ चलेगा बताओ, वो चलेगा यहाँ आप लोगों का अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये हो जाएंगे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स और ये कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा, ठीक है। जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसके जस्ट नीचे आप लोगों को ये चीज़ दिखानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो रहा है। बस इतना सा ही आप लोगों को यहाँ पे अभी दिखाना है, ठीक है। बाकी जो आपने वीडियो देखा होगा या चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी देखी होगी तो वहाँ पे आप लोगों को हर चीज़ अच्छे से बताई है। लेकिन लास्ट पॉइंट के लिए अगर एप्लीकेशन फोक आ जाता हो, डायग्राम आप लोगों को बताना है, दिखाना है, समझाना है, तो आप लोग ये फटाफट से डायग्राम बना के ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को दिखा देना और यहाँ पे जो डीएनए है उसकी अनजिपिंग दिखा देना, ठीक है। और डिटेल से समझना है तो आप लोग चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को जाके एक बार देख लो, ठीक है। इसके बाद में है वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। यहाँ पे ये अपना डीएनए था, लेकिन जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है वहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे कंजर्व है। ये देखो यहाँ पे न्यू सिंथेसिस हो रहा है, न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस है, तो जो पुराने वाला है वो कंजर्व है, ठीक है। ऐसे ये यहाँ पे न्यू सिंथेसिस हुआ है लेकिन पुराने वाला यहाँ पे कंजर्व है, तो ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है और ये वाटसन क्रिक ने दिया था। इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को ऐसे ड्रॉ करके बताना है, ठीक है। इसके बाद में है स्कीमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जब डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है। तो इसका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर आप लोगों से पूछा जाए, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द स्कीमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, तो आप लोगों को दिखाना है कि 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्रोमोटर और बीच में फिर स्ट्रक्चरल जीन और जो तीसरा नंबर है, थर्ड नंबर पे है टर्मिनेटर। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज आके यहाँ पे कर जाएगा बाइंड। तो जो प्रोमोटर रीजन है वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके करेगा बाइंड। तो भाई ये चीज़ तो हो गई आप लोगों की बिल्कुल क्लियर। दूसरी चीज़ याद रखनी है 3' to 5' एंड, जो ऊपर वाला है वो है टेम्पलेट स्ट्रैंड और नीचे वाला जो है वो है कोडिंग स्ट्रैंड, 5' to 3' वाला, ठीक है। अब यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गया, स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। यहाँ पे इनलॉन्गेशन का प्रोसेस है और टर्मिनेटर रीजन पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा ये, ठीक है। तो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन में आप लोगों को यही चीज़ दिखानी है, स्ट्रक्चरल में प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और लास्ट में है टर्मिनेटर, ये यहाँ पे हो जाएगा एंड। सबसे ऊपर वाला जो 3' to 5' चलेगा वो चलेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड, नीचे वाला 5' to 3' वाला चलेगा कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। इतनी सी चीज़ दिखानी है इसमें। इसके बाद में है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। भाई बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या होता है, तो देखो 3 ही चीज़ थी, इनिशिएशन, एनलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। लेकिन इसमें यहाँ पे 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो ये सिग्मा फैक्टर और दूसरा ये रो फैक्टर। आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड किया प्रोमोटर रीजन पे, ये बात इतनी सी सबको समझ में आती है। सिग्मा जो फैक्टर है वो होता है इनिशिएशन फैक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद में ये यहाँ पे जो दूसरी चीज़ आप लोगों को याद रखनी थी, देखो सीक्वेंस वही चल रही है 3 to 5, 5 to 3, ठीक है। टर्मिनेशन में यहाँ पे जो रो फैक्टर है वो यहाँ पे आके इसको टर्मिनेट कर देगा। तो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि लेबलिंग करो कि ये क्या है, या फिर लेबलिंग करो कि ये क्या है। रो फैक्टर को पूछ लेंगे, सिग्मा फैक्टर को पूछ लेंगे। बैक्टीरिया के अंदर तो यही 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी प्रोसेस वही चलेगा, इनिशिएशन, एनलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है। इसके बाद में है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स की जब बात आती है ना तो 2 चीज़ वापस से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो जो ये कैपिंग है ये इंपॉर्टेंट है और दूसरा इसमें पॉलीएडाइनेशन, जो ये टेल है ये इंपॉर्टेंट है। देखो वही सेम प्रोसेस चलेगा, इनिशिएशन, एनलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। कैपिंग, जो ये कैपिंग है ना, जब यूकैरियोट्स की बात है तो कैपिंग याद रख लेना, ठीक है। इसमें मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो ये MGT है ना, इसकी कैप लग जाती है यहाँ पे आके,
जो ये 5' to 3' वाला रीज़न है, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स लगे होते हैं जो इसको इनिशिएट करते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पे कैपिंग हो जाती है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये 1 मार्क्स के जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वो बनता है यहाँ से, ठीक है, कि कैपिंग किसकी होती है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैपिंग होती है। अब दूसरा फंडा है कि एक्सॉन इंट्रॉन। इंट्रॉन्स क्या होते हैं, इंटरप्टिव यूनिट्स होती हैं, कोई काम नहीं होता। एक्सॉन्स क्या होती है, जो आगे एक्सप्रेस करती हैं, ठीक है। तो जो ये एक्सॉन्स है बस इनको ही रखा जाता है और फिर बाद में इनकी पूरी, जैसे ये एक्सॉन है, एक्सॉन है, एक्सॉन है, इनको इकट्ठा करके इनकी फिर बाद में जॉइनिंग कर देते हैं लाइगेज से, ठीक है। और जो ये इंट्रॉन्स है इनको बीच में से कट कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज स्प्लाइसिंग, तो आप लोग बोलोगे उसमें लिखोगे कि जो इंट्रॉन्स हैं उनको इंटरप्टिव यूनिट्स को हटा दिया जाता है, सिर्फ एक्सप्रेसिव यूनिट्स दैट इज एक्सॉन उनको फिर बाद में लाइगेज की हेल्प से ज्वाइन कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, पॉली एडाइलिनेशन की जो ये टेल बनी हुई ना यहाँ पे, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। तो कैपिंग और टेलिंग तो इसमें इंपॉर्टेंट है ही है। तीसरा जो स्टेप है वो है यहाँ पे स्प्लाइसिंग का, आरएनए स्प्लाइसिंग, ठीक है। तो ये था प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। आप लोगों को ये अच्छे से ड्रॉ करके देखना है एक बार, मैं हमेशा बोलती हूँ, देखो जब भी कोई डायग्राम आता है एक बार अपने हाथ से उसको ड्रॉ करके देख लो ताकि आप लोगों को कोई डाउट ही ना आए, ठीक है। इसके बाद में है टीआरएनए। देखो आरएनए 3 टाइप के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, जिसमें से एक है टीआरएनए जिसको अडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोला जाता है, ठीक है। करता क्या है ये ना, अमीनो एसिड्स को लेके आता है, अमीनो एसिड्स को लेके आता है ताकि प्रोटीन बनता रहे, ठीक है। जो प्रोटीन बनता है ना तो उसमें ये बहुत हेल्प करता है। तो इसका काम बेसिकली क्या है, अमीनो एसिड्स को, जैसे यहाँ पे देखो अमीनो एसिड्स को लेके आ रहा है ना, ये अमीनो एसिड्स को लेके आना। अब इसमें यहाँ पे ये देखो इसकी टी साई सी लूप, अब ये जो इसमें नीचे दिखा रही हूँ मैं डायग्राम में, ये आप लोगों को लेबलिंग करनी है इस चीज़ की। ये क्या है, ये है डी लूप, डी लूप है। ये टी साई सी लूप, टी साई सी लूप है ये वाली, ठीक है। इसके बाद में नीचे वाली क्या है, एंटीकोडोन। अब ये नीचे इसके एंटीकोडोन होता है, अब ये जो एमआरएनए की सीक्वेंस होती है ना उसको ये रीड कर लेता है। तो आपको ये 3 चीज़ें दिखानी है, एंटीकोडोन, कोडोन, डी लूप और टी साई सी लूप, ये इसके एक्स्ट्रा आर्म होती है, ठीक है। और ये काम क्या करता है, ये अमीनो एसिड्स को लेके आता है, अमीनो एसिड्स को लाता है, मतलब अमीनो एसिड का जो ट्रांसफ़र होता है ना टीआरएनए करता है, ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही है ट्रांसफ़र आरएनए। अब दूसरी चीज़ ये बहुत कॉमन हो गई है वैसे तो, देखो पहले पूछी जाती थी, क्लोव लीफ लाइक स्ट्रक्चर और इन्वर्टेड एल शेप का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या है, वो है जो ये अडेप्टर मॉलिक्यूलर टीआरएनए वही है, ठीक है। क्लोव लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी दिखता है इसका और दूसरा इन्वर्टेड एल लाइक स्ट्रक्चर भी दिखता है, ठीक है। इसके बाद में है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का जब भी प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, आरएनए से प्रोटीन बनना, ठीक है। अब जो ये डायग्राम है ना, ये एक बार आप प्लीज़, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ गाइज, आप लोग एक बार बना के देखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये डायग्राम बना दोगे ना और नीचे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख दोगे, बस आपका काम हो गया, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा भी नहीं आता आप लोगों को, लेकिन इसमें ही आपका काम हो गया। देखो होता क्या है ना, एमआरएनए की सीक्वेंस है, टीआरएनए लगे हुए, टीआरएनए का काम क्या होता है, ट्रांसफ़र करना अमीनो एसिड्स की। अब जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो कर रही है, यहाँ पे अमीनो एसिड्स को लेके आ रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, ठीक है, जुड़ रहे हैं। अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये अलग हो जाएगी, ठीक है। अब ये एक नई चेन तैयार हो गई, एक नया प्रोटीन तैयार हो गया ट्रांसलेशन में, तो प्रोटीन ही बनता है। तो यहाँ से ये क्या करेगा, डिफरेंट अमीनो एसिड्स को लेके आएगा। सबसे पहले तो जो ये एमआरएनए इसको रीड करेगा, अब इसको जो जरूरी है उस अमीनो एसिड्स को लेके आएगा, ठीक है, लेके आएगा और पॉलीपेप्टाइड चेन की ग्रो होती रहेगी। तो ये पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो है, ये यहाँ से इसको लेके आ रहा है टीआरएनए और ये नीचे इसके सीक्वेंस को रीड कर रहा है। अगर जी है तो ये सी, अगर सी है तो जी, ए है तो टी, रीड करेगा और लेके आएगा अमीनो एसिड्स को, ठीक है। ऐसे करके बहुत बड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो हो जाएगी और फिर वही क्या बना देगी, प्रोटीन बना देगी, ठीक है। तो ये था ट्रांसलेशन का बहुत अच्छा सा डायग्राम, ठीक है। एक बार अच्छे से आप लोग ड्रॉ करके देखना प्लीज़, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है लैक ऑपेरॉन। ऑपेरॉन क्या होता है, स्विच ऑन स्विच ऑफ कंडीशन। जब स्विच ऑफ कंडीशन होती है मतलब जब इंड्यूसर की एब्सेंस होती है,
जब इंड्यूसर की एब्सेंस होती है तो क्या हो जाता है, रिप्रेसर जो होगा वो ऑपरेटर रीजन पे जाके बाइंड हो जाएगा, ठीक है, ऑपरेटर रीजन पे जाके बाइंड हो जाएगा और ये आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रिवेंट हो जाएगा, आगे ट्रांसक्राइब नहीं करेगा, ठीक है। बेसिकली क्या है, प्रोमोटर रीजन, ऑपरेटर रीजन, और ये क्या है, ये तीन जो यहाँ पे जीन्स हैं ये उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे बोल सकते हैं इसको कि ये उसके लिए कोडिंग कर रहे हैं। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज के लिए, ठीक है, ZYA। अब अगर रिप्रेसर ऑपरेटर पे आके जब इंड्यूसर की एब्सेंस होगी, मतलब ये इंड्यूसर का मतलब क्या है यार, इंड्यूस करना। अब मैं किसी को गुस्सा दिला रही हूँ तो मैं क्या बोलूँगी, मैंने ना इसको इंड्यूस किया था कि इसको गुस्सा आए, ठीक है, या फिर मैंने ना इसको इंड्यूस किया था कि इसके अच्छे मार्क्स आ ही नहीं सकते तो अब ये पढ़ाई कर रही है या पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। तो इंड्यूसर की अगर एब्सेंस होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो बाइंड कर जाएगा और आगे फिर जो पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब कर रहा था ना वो नहीं हो पाएगा ट्रांसक्रिप्शन का। लेकिन जब मैंने सच में इंड्यूसर लगाया, जब मेरे इंड्यूसर की प्रेजेंस है तो उसके बाद में क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो होगा। तो बेसिकली जो ये ओपेरॉन है वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को दिखाने के लिए होता है कि जो रिप्रेसर है अगर वो बाइंड हो गया जाके तो भैया नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने रिप्रेस कर दिया ना। अगर आप कोई आपको आके बोल रहा है कि यार चल हम कुछ काम करते हैं, मतलब तू अभी पढ़ाई मत कर, हम लोग कुछ और काम करते हैं, तो वो आपको आके रिप्रेस कर रहा है, तो हो सकता है कि आप उससे कन्विंस हो जाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो बिल्कुल पढ़ाई वाला जो चीज़ थी ना वो बिल्कुल यहाँ पे प्रिवेंट हो गई। लेकिन आपको पता है कि कुछ भी हो चाहे कुछ भी ना हो, मैंने तो काम करना ही है, मैंने तो पढ़ाई करनी है, तो जो रिप्रेसर वाला है mRNA वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और इंड्यूसर क्या करेगा, यहाँ पे इंड्यूस कर देगा और इंड्यूस करने के बाद में क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो चालू रहेगा, ठीक है। तो ये था लैक ऑपेरॉन। इसके बाद में जो इवोल्यूशन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, उससे एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मिलर एंड यूरेज एक्सपेरिमेंट, देखो इससे क्या है, इस एक्सपेरिमेंट से ये बताया गया है कि केमिकल्स वगैरह कुछ हम लोगों ने यूज़ किए हैं यहाँ पे, और ये बताया गया है कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही नई लाइफ फॉर्म होती है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड दिए गए हैं यहाँ पे ये शॉक देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ गैसेज हैं, अब यहाँ पे वाटर पंप जो ये वाटर वगैरह का लगाया गया है TAP है ये, ठीक है, वाटर इनलेट वाटर आउटलेट का, ये बॉइलिंग वाटर है। बेसिकली आप लोगों को ये पूरा ड्रॉ करके दिखाना है। यहाँ पे कुछ अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह सब मिलते हैं। एक्सपेरिमेंट में देखा गया था ये चीज़ का कि ठीक है, अब इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से इसको शॉक दिया गया, अब ये कुछ केमिकल इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया था बेसिकली ये, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को पूरा एक बार अच्छे से ड्रॉ करनी है। मैं थोड़ा सा इसमें इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि इससे ना 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या यहाँ पे बन जाता है, आगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स देखने को मिलते हैं इस एक्सपेरिमेंट के बाद में, ठीक है। और उससे पता लगता है कि जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है उसी से हम लोगों की जो न्यू लाइफ है वो फॉर्म हुई है, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग से ही न्यू लाइफ बनी है, ठीक है। तो सारी चीज़ आप लोगों को ये ड्रॉ करके दिखानी है। था मिलर एंड यूरेज एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे ये हम लोगों का क्लियर कट यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया ना डायग्राम। एक बार मैं जैसे ही बता रही थी आप लोग ड्रॉ करके एक बार उसको साथ साथ देखा करो ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, उसमें करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है वो। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर।